नमस्ते भारत। आप सभी लोगों को आर्यन खान ड्रग्स केस मामला या क्रूज शिप ड्रग्स केस मामला, जो भी आप लोग बोल दीजिए, उस मामले में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ब्रेकिंग अपडेट सीधे सीधे मुंबई के सीपी के दफ्तर से आ रही है, छोटी मोटी जगह से नहीं आ रही है। इसके अलावा पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर क्या घटा बढ़ा समीर वानखेड़े और एनसीबी के साथ, वो बताऊंगी। और संजय राउत ने किस प्रकार से एक बार फिर से उस व्यक्ति का साथ दे दिया जो खुद संदेह और शक के घेरे में है, वो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से ये नेताजी लोग लगातार इस पूरी कहानी को, इस पूरी लड़ाई को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात की जाएगी प्रभाकर सेल की, वही व्यक्ति जिसने कल से ये एक इतना बड़ा हाई ड्रामा आरंभ कर दिया और एक नया ही मोड़, ट्विस्ट, टर्न इस पूरे केस को दे डाला। विटनेस थे, इंडिपेंडेंट विटनेस इस केस में। अचानक से कल एक हलफनामा सोशल मीडिया पर फ्लोट करके बोलते हैं कि मेरे से ज़बरदस्ती पेपर्स पर साइन कराया गया, वो भी ब्लैंक, मेरा पूरा आधार कार्ड ले लिया गया और ये तो पूरा एक्सटॉर्शन का मामला है। 25 करोड़, 18 करोड़, 8 करोड़ की कहानी सुनाने लगे। और जब ये पूरी बातें हमारे नॉलेज में आए, हम सब ने बात करी, तो उसके बाद सफाई पेश की गई समीर वानखेड़े जी के द्वारा, एनसीबी के द्वारा। कल समीर वानखेड़े ने एक पत्र मुंबई के सीपी को लिखा और बोला कि अज्ञात लोग इस तरीके का कुछ काम कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये पूरी की पूरी जो मुहिम है वो चलती रहे। उसके बाद आज सेशंस कोर्ट समीर वानखेड़े गए, वहाँ पर उन्होंने एक हलफनामा यानी कि एक एफिडेविट दायर किया और कोर्ट में बताया कि किस प्रकार से उन पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, उनको थ्रेटन किया जा रहा है। और ये पूरा जो प्लॉट, ये कहानी लिखी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखी गई है ताकि ये जो मुहिम चलाई जा रही है समीर वानखेड़े और एनसीबी के द्वारा नार्को टेररिज्म के ऊपर, वो डिरेल हो जाए, जो असली गुनहगार हैं वो ना पकड़े जाएं और पूरी कहानी को बदल दिया जाए ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए और उसके बाद पूरा ये जो मुहिम इतनी अच्छी तरीके से चल रही थी वो खत्म हो जाए। और ये किसने करी है? ये शुरुआत करी थी नवाब मलिक ने, उसके बाद संजय राउत आ गए, उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता इसके अंदर जुड़ गए। डीजीपी मिस्टर ज्ञानेश्वर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी एनसीबी के, उन्होंने बोला कि इंटरनल इंक्वायरी की जाएगी इस पूरे मामले में। तो ब्रेकिंग न्यूज़ काफ़ी लोगों ने चला दी, ब्रेकिंग न्यूज़, समीर वानखेड़े पर इंक्वायरी बिठाएगी एनसीबी। एनसीबी बिल्कुल बिठाएगी क्योंकि एनसीबी सेंट्रल एजेंसी है और एनसीबी के किसी अधिकारी के ऊपर अगर ऐसा एलिगेशन लगता है तो एनसीबी डेफिनेटली उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। सही तरीका है, ये कोई महाविनाश वसूली अगाड़ी या 3 तिकड़ी झोल चपाटे की सरकार नहीं है जो अपने डेंटेड गृह मंत्री 100 करोड़ के वसूली गृह मंत्री को ही गायब कर दे या फिर अपने जो चोर खाकी वर्दी वाले हैं उनको दोबारा से अपने यहाँ पुलिस महकमे में भर दे। नहीं, फर्क है, बहुत फर्क है। इसलिए वो लोग इंक्वायरी करेंगे जिसका हम स्वागत करते हैं। खुद समीर वानखेड़े भी स्वागत कर रहे हैं। समीर वानखेड़े ने लगातार यही बात बोली है कि मैं इस लड़ाई को लगातार लड़ता रहूंगा, लेकिन ये तमाम चीजें जब चल रही थी उसी बीच में अचानक से प्रभाकर सेल पहुंच जाते हैं मुंबई सीपी के दफ्तर में। और मुंबई सीपी के दफ्तर में पहुंच करके वो अभी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उसकी क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। लेकिन ये बड़ा ही ड्रामेटिक अंदाज था उनका मुंबई सीपी के ऑफिस में पहुंचने का। मतलब ये जब तमाम चीज़ें हो गई, समीर वानखेड़े ने मुंबई सीपी को लिख दिया, लिखा कि अज्ञात लोग ऐसा कर रहे हैं, हलफनामा चला गया सेशंस कोर्ट में, बोला कि डिरेल करने की बात की जा रही है, डीजीपी ने बोला कि हम इस पर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, हम इंक्वायरी इसमें डिपार्टमेंटल बिठवाएंगे, सारी चीज़ें पता कराएंगे। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो पूरे दिन भर चुपचाप दही जमा करके, चुपचाप आंखें बंद करके लेटा रहा प्रभाकर सेल और अभी शाम को पहुंच गया सीपी के दफ्तर में। हलफनामा जो समीर वानखेड़े ने दर्ज किया है, जो भरा है, जो दाखिल किया है सेशंस कोर्ट में, वही बात उन्होंने मुख्यतः उसमें बोली, लिखी, जो कल से मैं अपने फेसबुक लाइव और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रही थी अपने चैनल के द्वारा कि 2 तारीख से लेके 24 तारीख तक 22 दिन हो गए। अगर इस व्यक्ति पर इतना जोर दबाव था और इसको पता था कितनी बड़ी कंस्पिरेसी हो रही है, एक्सटॉर्शन के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो अभी तक क्यों चुप बैठा हुआ था? अभी तक इसके मुंह में क्यों दही जमी हुई थी? अभी तक ये क्यों निकल करके देशभक्त आदमी बाहर आए? और क्यों नहीं इन्होंने 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को ये कंप्लेंट कर डाली? क्यों हलफनामा सेशंस कोर्ट में नहीं दिया? क्यों पुलिस के पास नहीं गए तब? अब अचानक से कल क्यों निकल करके बाहर आए? प्रश्न ये है। पता तो बाद में चलेगा ये 8 करोड़, 18 करोड़, 25 करोड़ रुपए कौन ले रहा था, किसने किसको दिया,
अचानक से किसके जेब में मोटी रकम चली गई कि ये पूरी कहानी बदल गई, ये बाद में पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। पर ये स्वरूप तो रहा है वहां पर। जब भी कोई सच बोलता है, कोई किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी के खिलाफ खड़ा होता है, तो अचानक से कुछ हो जाता है। नवाब मलिक लगातार एनसीबी का विरोध, समीर वानखेड़े के पीछे पड़े रहे और नशेड़ियों को बजाते रहे। ये रिश्ता क्या है, ये कहानी क्या है कि सफ़ेद पुड़िया वाले, ये सुई वाले, ये सूंघने वाले लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? क्या इनकी तारें कहीं ऐसी जगह जा रही हैं जहां नहीं जानी चाहिए, और जिनके खुलने से लोगों को डर हो जाएगा? क्या ऐसा तो कोई कहानी नहीं है? मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, ये प्रश्न आप लोगों के दिमाग में डाल रही हूँ। संजय राउत ने बड़ी तारीफ करी प्रभाकर की और बोला कि देशभक्त आदमी है, हिम्मतदार आदमी है, इसने बड़ी हिम्मत करी, इसकी दाद देनी चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए कि इसने एनसीबी के खिलाफ, समीर वानखेड़े के खिलाफ ये हलफनामा जारी किया है, ये देशभक्त आदमी है। तो मैं संजय राउत को उस महिला के बारे में याद दिलाना चाहती हूँ जिसको ये कहते थे कि मेरी बेटी है, जो भी कहानी है, उसने इनके खिलाफ बड़े बड़े एलिगेशन लगाए थे। एफआईआर भी उसकी हो नहीं पा रही थी। मुंबई के अंदर एक 39 ईयर ओल्ड महिला, उसने बोला था कि भाई ये मेरा पीछा करवाते हैं, ये मेरे ऊपर इन्होंने स्पाइंग करवाई है। और उसके बाद जब बहुत बड़ी कहानियां निकल करके आई, बड़े बड़े ऐसे आरोप उन्होंने लगाए जो मैं बोलना नहीं चाहती अभी संजय राउत के ऊपर। और बाद में जब पता चला कि उनकी उस महिला की, इनकी पत्नी के साथ कुछ ज़मीनें वगैरह भी हैं कहीं पर, तो संजय राउत जी उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। आफ्टर ऑल वो भी तो विसल ब्लोअर है, उसने भी तो एक बहुत बड़े नेता के गिराबान में हाथ डाला और उस नेता के बारे में सच बोला। वो पीड़ित महिला है, उसके बारे में भी तो आप बोल दीजिए, उसकी भी तारीफ कर देते, उसको भी देशभक्त बुला देते। बड़ी मैं आपकी आभारी हो जाती। या नहीं उसकी तारीफ करेंगे क्योंकि वो महिला है इसलिए, या उसने आपके खिलाफ बोला है इसलिए। और बात यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आफ्टर ऑल कांग्रेस के, एनसीपी के, शिवसेना के तमाम नेता एनसीबी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यानी कि जो लोग ड्रग्स की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, लेकिन ड्रग्स के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर ऑल जब नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी पकड़े जाते हैं, ड्रग माफिया, ड्रग डीलर्स पकड़े जाते हैं, तो ये भरभराहट, झंझनाहट, ये पेट में दर्द इस खेमे में क्यों हो रहा है? एनीवेज, बाकी कुछ जो डिटेल्स होंगी वो मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊंगी। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।